नमस्ते। कल्चरल मार्क्सिज्म ये शब्द आजकल ना बहुत सुनने में आ रहा है। तो आज हम प्रोफेसर कौशिक गंगोपाध्याय के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है और उनके हिसाब से ये समाज पर कैसे असर डाल रहा है। तो चलिए उनके तर्कों को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कल्चरल मार्क्सिज्म है क्या? कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कोई सोशल थ्योरी या कुछ और ही है? प्रोफेसर गंगोपाध्याय इसे किस तरह से देखते हैं? आइए इस पूरी बातचीत में उनके ही दृष्टिकोण को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रोफेसर गंगोपाध्याय के मुताबिक ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, मतलब कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक एकेडमिक आइडिया है। तो आइए देखते हैं कि वो इससे डिफाइन कैसे करते हैं और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। तो प्रोफेसर गंगोपाध्याय के हिसाब से कल्चरल मार्क्सिज्म का मतलब है मार्क्स के संघर्ष के सिद्धांत को कल्चर यानी संस्कृति के मैदान में उतारना। ये कोई छुपी हुई साजिश नहीं है। इसका सीधा सीधा मकसद है समाज के जो मौजूदा सांस्कृतिक पिलर्स हैं, जैसे कि परिवार, धर्म, उनकी नींव को ही बदल देना। और देखिए, इस सोच की जड़ें काफी गहरी हैं। गंगोपाध्याय इसे कार्ल मार्क्स के आर्थिक संघर्ष से शुरू करते हुए बताते हैं, जो फिर एंटोनियो ग्राम्शी के कल्चरल हेजीमनी यानी सांस्कृतिक दबदबे के विचार से गुजरता है और फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल की क्रिटिकल थ्योरी तक पहुंचता है। वो 1978 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के किताब का जिक्र भी करते हैं, जो ये दिखाती है कि भाई ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक स्थापित अकादमिक धारणा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विचारधारा समाज के किन पिलर्स को, किन आधार स्तंभों को टारगेट करती है? गंगोपाध्याय के मुताबिक इसका असली एजेंडा है क्या? गंगोपाध्याय कहते हैं कि इसके निशाने पर समाज की वो बुनियादें हैं जो हमें आपस में जोड़कर रखती हैं, जैसे कि परिवार, धर्म, हमारी कम्युनिटी और देश के लिए हमारी वफादारी। उनका तर्क यह है कि इन सभी को कमजोर करने का एक मकसद है। अब यहाँ पर गंगोपाध्याय एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए परिवार, तभी कामयाब होता है जब उसके लोग अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले रोल निभाते हैं। पर उनके मुताबिक ये विचारधारा इन नेचुरल डिफरेंसेस को मिटाकर एक बनावटी, मतलब एक लिटरल इक्वालिटी थोपना चाहती। तो फिर ये कल्चरल लड़ाई लड़ी कहाँ जा रही है? गंगोपाध्याय के सोच के हिसाब से रेस, जेंडर और क्लास, मतलब नस्ल, लिंग और वर्ग जैसी पहचानों को एक तरह से हथियार बनाया जा रहा है। प्रोफेसर गंगोपाध्याय इस बात को पोस्ट मॉडर्निज्म के उस आइडिया से जोड़ते हैं जो कहता है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब कोई परम सत्य होता ही नहीं है। और उनका तर्क ये है कि जब कोई परम सत्य है ही नहीं, तो फिर जेंडर जैसी बायोलॉजिकल सच्चाई को भी तो बड़ी आसानी से फिर से डिफाइन किया जा सकता है। उनके मुताबिक यही इस पूरे तर्क का फिलोसॉफिकल बेसिस है। और अपने इसी तर्क को आगे बढ़ाने के लिए गंगोपाध्याय ये काफी विवादित बात कहते हैं। उनके मुताबिक इस विचारधारा के लिए जो आइडियल इंसान है वो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मतलब एक ऐसा इंसान जो जन्म से मिली अपने जेंडर आइडेंटिटी से आजाद है। लेकिन इस लिटरल इक्वालिटी की दौड़ का मेरिट और सोशल स्टैंडर्ड्स पर क्या असर पड़ता है? चलिए गंगोपाध्याय के नजरिए से इसे भी समझते हैं। गंगोपाध्याय अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ ठोस एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में ये कहना कि मैथ्स रेसिस्ट है, या फिर भारत के एक टॉप इंस्टीट्यूट में पीएचडी एंट्रेंस के लिए कट ऑफ को 0 कर देना। उनका तर्क यह है कि इन सब मामलों में आइडियोलॉजी को मेरिट से ऊपर रखा जा रहा है। और इसी पॉइंट को समझाने के लिए वो एक कहावत सुनाते हैं, एक कंजर्वेटिव वो लिबरल होता है जिसे लूट लिया गया हो। ये कहावत उनकी एक फ्रेंच टीचर की कहानी से जुड़ी है। वो टीचर एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन का हिस्सा थीं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि उस वजह से एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स गिर गए। मतलब उस एक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। चलिए अब इस तर्क के इकोनॉमिक एंगल पर आते हैं। गंगोपाध्याय का मानना है कि कैपिटलिज्म की जो आलोचना होती है उसमें एक बहुत बड़ा पाखंड, एक हिपोक्रेसी छिपी हुई है। उनके मुताबिक असली टारगेट कैपिटलिज्म नहीं, बल्कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब व्यक्तिगत उद्यमिता। तर्क यह है कि जब लोग खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसी आत्मनिर्भरता पर हमला किया जाता है। यहाँ गंगोपाध्याय एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। उनके हिसाब से जो क्लासिकल मार्क्सिज्म था वो कैपिटलिज्म को खत्म करने के अपने इरादे को लेकर ईमानदार था, लेकिन कल्चरल मार्क्सिज्म उनके मुताबिक एक तरफ तो एंटी कैपिटलिस्ट नारे लगाता है और दूसरी तरफ उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों से फंडिंग भी लेता है। और आखिर में गंगोपाध्याय बताते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को सब पर लागू करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं।
इसमें से एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है भाषा पर कंट्रोल। गंगोपाध्याय बताते हैं कि कैसे शब्दों के मतलब ही बदले जा रहे हैं। जैसे हिंसा या वायलेंस का मतलब अब सिर्फ फिजिकल चोट नहीं रह गया है, बल्कि इमोशनली हर्ट करने वाले शब्द भी हिंसा माने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही शादी या मैरिज की जो पारंपरिक परिभाषा है, उसे भी बदला जा रहा है। गंगोपाध्याय के मुताबिक इस इनटॉलरेंस का एक एकेडमिक बेसिस भी है। वो फिलोसोफर हर्बर्ट मार्क्यूज के रिप्रेसिव टॉलरेंस वाले आइडिया का जिक्र करते हैं, और इस आइडिया का निचोड़ ये है कि कुछ गलत विचारों को टॉलरेट करने के बजाय उन्हें दबा देना ही सही है। 94%, 94%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये है किस बारे में? ये आंकड़ा है अमेरिका के उन एकेडेमिक्स और मीडिया प्रोफेशनल्स का जो खुद को लिबरल मानते हैं। गंगोपाध्याय इस नंबर का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि कैसे मीडिया और एजुकेशन जैसे अहम कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पर एक ही आइडियोलॉजी का करीब-करीब पूरा कंट्रोल है, जिससे किसी दूसरे विचार के लिए जगह ही नहीं बची। तो कुल मिलाकर प्रोफेसर गंगोपाध्याय के एनालिसिस का निचोड़ ये है कि कल्चरल मार्क्सिज्म इक्वालिटी के नाम पर ट्रेडिशन, मेरिट और यहाँ तक कि भाषा के तयशुदा मतलबों को भी चैलेंज कर रहा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस तेजी से बदलते समाज में परंपरा की आखिर भूमिका क्या होनी चाहिए।